हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस की यूनिट 5 को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। देखिए, ये जो आपकी यूनिट 5 है, इसको हम 2 लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल में कवर कर लेंगे, तो प्लीज़ दोनों ही लेक्चर्स को आप देख लेना। आज की जो वीडियो है, ये फर्स्ट लेक्चर है यूनिट 5 का, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उपागम, राजनीति, अर्थव्यवस्था। ये राजनीतिक अर्थव्यवस्था एक साथ होगा, तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था ये आपका चैप्टर का नाम है। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उपागम, राजनीतिक अर्थव्यवस्था। तो आज के इस वीडियो में हम यूनिट 5 के फर्स्ट लेक्चर को काफ़ी डिटेल में समझेंगे। देखिए दोस्तों, कई सारे टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, इस यूनिट में पढ़ने हैं। जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे काफ़ी आसान हैं, बस हल्का सा ध्यान देना। यहाँ पर सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के अपने पूरे टॉपिक को, पूरी यूनिट को शुरू करते हैं। तो यहाँ बात करते हैं राजनीतिक अर्थव्यवस्था का ऐतिहासिक अवलोकन। राजनीतिक अर्थव्यवस्था का ऐतिहासिक दौर पश्चिमी जगत में 14वीं सदी से के आरंभ से लेकर 17वीं सदी के अंत तक चला है। यहाँ पहले आप समझिए कि आखिर ये राजनीतिक अर्थव्यवस्था होती क्या है। देखिए दोस्तों, जब हम कहते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी या राजनीतिक अर्थव्यवस्था, तो यहाँ बात को समझिए। कोई भी चीज़ राजनीतिक होती है वो क्या होती है। जैसे कि जब हम बात करते हैं सरकार की, जब हम प्रशासन की बात करते हैं, सत्ता की बात करते हैं, तो यही तो होता है राजनीतिक। तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था का मतलब ये है, जब एक देश की जो सरकार है, जब वो अपने अनुसार अर्थव्यवस्था को दिशा दे या व्यवस्था के लिए नीतियां तैयार करे, देश की अर्थव्यवस्था के लिए कैसे इकोनॉमी होनी चाहिए, जब इस पर ध्यान दे, तो उसे हम कहते हैं राजनीतिक अर्थव्यवस्था। जैसे कि यूएसए ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, जैसे कि यूएसए की जो गवर्नमेंट है, वहाँ वहाँ पर उन्होंने राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पूंजीवादी मॉडल को अपना रखा है। तो इस बात को आप समझ रहे हैं कि राज्य आप जानते हैं ना, शुरू से ही अर्थव्यवस्थाओं में अपना ध्यान केंद्रित करता रहा है। स्पेशली यहाँ पे अगर हम देखें तो ऐतिहासिक रूप से जो पश्चिमी जगत है, जो पश्चिमी मतलब देश हैं, यूरोपीय देश, अमेरिकी देश, तो यहाँ पे 14वीं शताब्दी से ही राजनीतिक अर्थव्यवस्था का विचार प्रारंभ हो चुका था कि कैसी अर्थव्यवस्था देश में होनी चाहिए। तो 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक ये राजनीतिक अर्थव्यवस्था का विचार चलता रहा था। हालांकि आज भी इसमें थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ ये आज भी देखा जाता है। तब से लेकर अब तक राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम में इन ऐतिहासिक परिवर्तनों को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जा सकता है। अब निम्न रूप से हम राजनीतिक अर्थव्यवस्था देख सकते हैं। ऐतिहासिक क्रम में अगर मैं बात करूं, तो ऐतिहासिक क्रम में निम्नलिखित कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है राजनीतिक अर्थव्यवस्था को, जो ऐतिहासिक रूप से हमें दिखाई देते हैं। इसे आप एक एक करके देख सकते हो। यहाँ पे आप बात समझ लो, राजनीतिक अर्थव्यवस्था के उपागम मतलब हिस्टोरिकल हम देखें तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था का जो विचार है वो किस किस रूप में सामने आया है, इसे हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। यहाँ पे पहले ही राजनीतिक अर्थव्यवस्था का उपागम जो है वो ये है कि शास्त्रीय उदारवादी अर्थव्यवस्था। इसे आप ये भी कह सकते हो कि हिस्टोरिकली जो पुराना मतलब जो पुराना एक राजनीतिक अर्थव्यवस्था रहा है, एक शास्त्रीय उदारवादी अर्थव्यवस्था हमें दिखाई देती है। अब ये क्या है, तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम का यह चरण 17वीं सदी से आरंभ हुआ और 18वीं सदी के मध्य तक देखा गया। अब ये जो चरण था राजनीतिक अर्थव्यवस्था का, ये 17वीं सदी के आरंभ से शुरू हुआ, मतलब शुरुआती दौर में यहाँ पे शुरू हुआ और 18वीं सदी के मध्य तक देखा गया। इस दौर के मुख्य उदारवादी विचारक एडम स्मिथ को आप जानते हैं। इन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, इकोनॉमी का फादर कहा जाता है, जो मॉडर्न इकोनॉमी है। थॉमस माल्थस, डेविड रिकार्डो, नासाउ सीनियर तथा जीन बैप्टिस्ट से माने जाते हैं। मतलब देखिए दोस्तों, शास्त्रीय उदारवादी अर्थव्यवस्था का ये लगभग टाइम पीरियड था, और इसके जो प्रमुख दार्शनिक या विद्वान थे वो यहाँ पे उनके नाम बताए गए हैं कि जो चरण था राजनीतिक अर्थव्यवस्था का, शास्त्रीय उदारवादी चरण जो था, उसमें ये प्रमुख दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन सभी विचारकों ने बाजार की क्षमता पर जोर दिया। इन सभी ने कहा जो बाजार है उस पर हमें ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, मतलब जो फ्री मार्केट है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। बाजार का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि हम कहते हैं कि मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, तो यहाँ पे सरकार कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पे सारी चीज़ें सरकार ने खुली रूप में छोड़ दी हैं, और मार्केट में जो जितना अमीर है, जो जितना तेज है, वो अपने हिसाब से बाजार में कंपटीशन बढ़ा रहा है। मतलब कंपटीशन अपने आप बाजार में बढ़ रहा है, या जो बाजार की क्षमता है उस पर इन्होंने, शास्त्रीय उदारवादी जो अर्थव्यवस्था के समर्थक थे, उन्होंने इसी पर जोर दिया
कि हमें राज्य से ज़्यादा, सरकारी चीज़ों से ज़्यादा बाजार, फ्री मार्केट पर फोकस करना चाहिए, अर्थव्यवस्था को फ्री रखना चाहिए। उदाहरण के लिए राजनीतिक अर्थव्यवस्था के जो प्रबल समर्थक थे एडम स्मिथ, इन्होंने अपनी शास्त्रीय कृति द वेल्थ ऑफ नेशंस में अदृश्य हाथ के विचार द्वारा अहस्तक्षेप नीति अथवा मुक्त बाजार के प्रति निष्ठा व्यक्त की थी। अगर हम एडम स्मिथ की बात करें तो इन्होंने भी पर्सनली अगर हम देखें तो इन्होंने भी अपनी किताब में स्पष्ट रूप से अदृश्य हाथ यानी कि अहस्तक्षेप, जो राज्य है उसकी अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया था, या राज्य से कहा कि उसे अहस्तक्षेप की या मुक्त बाजार की नीति अपनानी चाहिए। मतलब ये कि सरकार को मार्केट में हस्तक्षेप या इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, सरकार को ज़्यादातर चीज़ें खुले रूप में प्राइवेट सेक्टर में सौंप देनी चाहिए। उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विचार की वकालत की, व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है इसकी भी वकालत की थी एडम स्मिथ ने। दूसरी ओर उन्होंने यह भी कहा कि बाजार हमेशा अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। इसी तरह थॉमस माल्थस और डेविड रिकार्डो ने राज्य व चर्च के बजाय बाजार की भूमिका पर बल दिया। देखिए दोस्तों, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जो प्रमुख विद्वान थे इस उदारवादी चरण के, शास्त्रीय उदारवादी जो ये जो अर्थव्यवस्था है इसके जो प्रमुख विद्वान थे, जैसे कि एडम स्मिथ हो गए, थॉमस माल्थस हो गए, डेविड रिकार्डो हो गए, तो इन्होंने यही कहा कि फ्री बाजार होना चाहिए, मुक्त बाजार होना चाहिए, सरकार को कम से कम दखल देना चाहिए मार्केट में, ठीक है, हाँ, हस्तक्षेप की नीति को फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ आई है जैसे कि राज्य व चर्च। अब राज्य व चर्च का मतलब यही है कि जो सरकार है और जो चर्च है, चर्च मतलब जो धर्म है, उसे मार्केट में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऐसा है ना, यूरोप में पहले चर्च का भी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर हुआ करता था हिस्टोरिकली, तो चर्च भी बहुत इंटरफेयर करता था वहाँ। पहले जो चर्च थे यूरोप की वो शक्तिशाली थे बहुत ज़्यादा, वो राज्य में सरकार पर भी दबाव डाल देते थे। तो यहाँ पे विचार प्रस्तुत किया गया कि चर्च को, राज्य को, सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए मार्केट में, मार्केट को खुला छोड़ देना चाहिए। ऐसा शास्त्रीय उदारवादी अर्थव्यवस्था के अंदर विचार रखा गया था, ठीक है। हालांकि कुछ संशयवादी भी थे इसमें, कुछ लोगों को थोड़ा डाउट भी था, जैसे कि यहाँ पे खुद ही कहा एडम स्मिथ ने कि बाजार हमेशा अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। मतलब थोड़ा सा डाउट भी था कि बाजार को बिल्कुल भी अगर हम खुला छोड़ देंगे पूरी तरह तो थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है। तो इस तरह हमने राजनीतिक अर्थव्यवस्था के एक चरण को देख लिया। अब हम बात करते हैं दूसरे की। तो दूसरा जो चरण है राजनीतिक अर्थव्यवस्था का वो है कट्टरपंथी मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था। कट्टरपंथी मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था। अब ये क्या है तो इसको देखिए। शास्त्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रतिक्रिया स्वरूप राजनीतिक अर्थव्यवस्था के इतिहास में कट्टरपंथी दृष्टिकोण का उदय हुआ। मतलब जो शास्त्रीय राजनीतिक जो अर्थव्यवस्था, अभी मैंने इससे पहले जो हमने बात की, जो उदारवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था का जो विचार था, उसकी प्रतिक्रिया, उसके जवाब में ये वाला जो कट्टरपंथी दृष्टिकोण है वो सामने आया। प्रारंभिक कट्टरपंथी या उग्रपंथी विचारकों में विलियम गॉडविन, थॉमस पेन, मार्तविस डी कॉडोरसेट, रॉबर्ट ओवेन और चार्ल्स फूरियर, हेनरी डी सेंट साइमन के नाम शामिल हैं। तो ये जो कट्टरपंथी दृष्टिकोण है अर्थव्यवस्था का, ये जो मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था का ये जो दृष्टिकोण है, इसमें ये प्रमुख विद्वान हैं, इनके नाम आप याद कर सकते हैं, ठीक है। जरूर नहीं है कि सारे नाम याद करें, कुछ नाम भी अगर आप याद कर लें तो इनफ होगा। इन सभी विचारकों ने निजी संपत्ति के विचार की आलोचना करके राजनीतिक अर्थव्यवस्था के इतिहास में कट्टरपंथी दृष्टिकोण का दौर शुरू किया। कट्टरपंथी विचारों की लोकप्रियता कार्ल मार्क्स के साथ बढ़ती गई, जिन्हें मार्क्सवादी विचारधारा का समर्थक माना जाता है। मार्क्स ने एक नए व बेहतर सामाजिक संगठन की स्थापना में पूंजीवाद को एक आवश्यक बुराई के रूप में प्रकट किया। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये कट्टरपंथी मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था, जो पहले वाला जो अर्थव्यवस्था थी शास्त्रीय उदारवादी अर्थव्यवस्था, इसके क्रिटिक के तौर पर, इसकी आलोचना के तौर पर सामने आया। इसने कहा कि ये जो व्यवस्था है, उदारवादी जो व्यवस्था है, इसके अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था है उसमें लोगों को नुकसान होगा, इससे कंपटीशन तो बढ़ता है, लेकिन अधिकतर जो लोग हैं, जो आम पब्लिक है, उनका नुकसान होता है, इससे बस पूंजीपतियों को फ़ायदा होता है। तो इस तरह से कट्टरपंथी जो मार्क्सवादी थे, इन्होंने प्रमुख रूप से राज्य की भूमिका पर ही बल दिया और खुली जो फ्री मार्केट है इस पर बिल्कुल भी बल नहीं दिया। इसकी आलोचना ही की, इस जो पूंजीवादी जो व्यवस्था थी इसकी आलोचना ही इनके द्वारा की गई थी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया कि जो शास्त्रीय उदारवादी अर्थव्यवस्था थी इसके क्रिटिक में
इसके क्रिटिक में इसकी आलोचना के रूप में कट्टरपंथी मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था सामने आई, जिसमें कार्ल मार्क्स या जो दूसरे विद्वान हैं उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसके बाद नवशास्त्रीय अर्थव्यवस्था का विचार सामने आया। अब देखिए, पिछले सभी प्रबल दृष्टिकोण, जो अभी हमने 2 प्रबल दृष्टिकोण देखे, अब त्रुटिपूर्ण यानी कि उनमें कई सारी गलतियां दिखाई देने लगी और उन्होंने एक वैचारिक शून्यता का निर्माण किया। इस शून्यता को समाप्त करने के लिए राजनीतिक अर्थव्यवस्था अध्ययन के इतिहास में अब एक नया दृष्टिकोण उभरना शुरू हुआ। राजनीतिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का श्रेय 3 सिद्धांतकारों को जाता है: कार्ल मेजर, विलियम स्टेनली जेवंस और लियोन वालरस। अब देखिए दोस्तों, अब जो पिछले जो 2 दृष्टिकोण अभी हमने देखे अर्थव्यवस्था से संबंधित, उसमें कई सारी कमियां धीरे धीरे दिखाई देने लगी और इन्होंने एक शून्यता, एक अभाव की स्थिति पैदा की कि अब हमें नए विचारों की आवश्यकता थी और इन्होंने एक वैचारिक शून्यता का निर्माण कर दिया कि बहुत अभाव, कमी लग रही थी कि एक सही विचार हमारे पास नहीं था। तो इसी बीच कुछ जो विद्वान हैं उनके द्वारा एक परिवर्तन करके नया विचार सामने रखा जाता है अर्थव्यवस्था से संबंधित। जैसे कि जो प्रमुख जो विद्वान माने जाते हैं सिद्धांतकार जिन्होंने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो यहाँ पर दिए गए हैं। 3 विद्वान हैं, इनके नाम आप यहाँ पर दिए गए हैं। इसके साथ ही इन्होंने व्यक्तिगत उपभोक्ता के आचरण और प्रतिस्पर्धी बाजारों पर राजनीतिक अर्थव्यवस्था के ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया। इन्होंने भी दोस्तों जो व्यक्तिगत जो उपभोक्ता है उसको उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करने की बात की। साथ में ही इन्होंने जो कॉम्पिटिटिव, जो प्रतिस्पर्धी बाजार होता है, जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो कॉम्पिटिटिव जो मार्केट होता है, इस पर इन्होंने भी ध्यान केंद्रित किया। हालांकि नवशास्त्रीय अर्थशास्त्री भी कई प्रवृत्तियों में बंट गए। पहले वे थे जिन्होंने सरकार के किसी भी हस्तक्षेप का विरोध किया और दूसरी प्रवृत्ति के समर्थक वे थे जिन्होंने सरकार की सकारात्मक भूमिका पर बल दिया। कुछ समय बाद सरकार के समर्थक कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री जॉन मेनाई कीन्स की कृति के साथ एक अधिक लोकप्रिय हो गए। यहाँ कहने का मतलब दोस्तों यह है, जो नवशास्त्रीय जो अर्थशास्त्री थे, शुरुआत में उन्होंने प्रतिस्पर्धी बाजार पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने भी पहले जो पुराना जो शास्त्रीय उदारवादी विचार था उसी से यहाँ पे थोड़ा प्रभावित थे ये लोग, और यहाँ पर इन्होंने भी आगे चलकर कहा कि फ्री मार्केट होना चाहिए। ठीक है, राज्य का जो हस्तक्षेप पहले बढ़ रहा था उसको कम करने की बात इन्होंने की। लेकिन फिर इसी खेमे में नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रियों में ही अलग अलग प्रवृत्ति के लोग मतलब सामने आए। मतलब इसी खेमे में अलग अलग वर्गों में लोग बढ़ गए। जैसे कि 2 वर्गों, प्रमुख रूप से 2 वर्गों में आपको लोग दिखाई देंगे इसमें। जैसे कि कुछ जो नव अर्थशास्त्री थे वो विरोध कर रहे थे। सरकार अगर किसी भी तरह का अगर हस्तक्षेप करती है मार्केट में तो वो लोग विरोध कर रहे थे। ठीक है, और साथ में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने सरकार के हस्तक्षेप का समर्थन किया, जिन्होंने कहा कि सरकार को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। सिंपल सी बात है, जैसे कि आज भी हम कहते हैं कि कल्याणकारी सरकार होनी चाहिए। मतलब ये कि अधिकतर चीज़ें अगर सरकार के हाथ में रहेंगी तो जो रिसोर्सेज हैं उनका बंटवारा करना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर चीज़ें प्राइवेट होंगी तो महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ेगा। इसका अलग फ़ायदे नुकसान है, लेकिन फिर भी जब चीज़ें सरकार के हाथ में होंगी तो काफ़ी हद तक जो कुछ मूलभूत आवश्यकता हैं लोगों की वो पूरी की जा सकती हैं। जैसे कि अब स्कूली शिक्षा है, अगर सारे स्कूल प्राइवेट कर दिए जाएँ तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा सबके लिए शिक्षा ले पाना। तो इसीलिए सरकार व्यवस्था करती है, कई जगह आप देखोगे कि फ्री स्कूल की व्यवस्था है। तो ये सारी चीज़ें सरकार की सकारात्मक भूमिका को दर्शाती हैं। उसी तरह कुछ नवशास्त्रीय अर्थशास्त्री थे, इन्होंने कहा कि सरकार को एक भूमिका निभानी चाहिए बाजार में। और यहाँ पे कहा जा रहा है, इसी बीच एक जो प्रमुख वैज्ञानिक या एक प्रमुख अर्थशास्त्री थे, कैम्ब्रिज स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की थी, जॉन मेनाई कीन्स। ठीक है, इन्होंने जो विचार प्रस्तुत किया, इनका जो दावा था कि उन्मुक्त पूंजीवाद स्वाभाविक रूप से अवसाद यानी कि कमी और बेरोजगारी की ओर प्रवृत्त है, इसलिए बाजार के विकास के लिए एक सक्रिय सरकार की सख्त ज़रूरत है। तो इनका जो विचार था, इन्होंने भी दावा किया, एक प्रमुख अर्थशास्त्री थे जॉन मेनाई कीन्स, इन्होंने भी कहा जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इससे देश को नुकसान होता है, सरकार को एक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। और आगे चलकर हमने देखा भी, ब्रिटेन वगैरह में एक कल्याणकारी सरकार दिखाई दी, पूंजीवाद के अंतर्गत सरकार ने भूमिका निभाना शुरू भी किया। तो यहाँ पे हमने बात कर ली नवशास्त्रीय अर्थव्यवस्था की।
तो इस तरह दोस्तों हमने आपका जो पहला टॉपिक था राजनीतिक अर्थव्यवस्था का ऐतिहासिक अवलोकन, इसको काफ़ी डिटेल में कवर कर लिया। इसके अंदर हमने अभी 3 जो प्रमुख दृष्टिकोण थे इसके, या जो प्रमुख 3 चरण कह लो, इसको हमने काफ़ी डिटेल में कवर किया है। सारी बातें आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग हुई हैं। हो सकता है जब आप अपने सिलेबस से हटकर इन चीज़ों को पढ़ें तो थोड़ा अलग तरीके से आप पढ़ेंगे, ठीक है। अलग अलग हो सकता है आपको टाइप्स देखने को मिले, या थोड़ा अलग तरीके से आप हो सकता है इन चीज़ों को देखें, लेकिन हमने यहाँ पर सारी चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग की हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं विकास का आधुनिकीकरण सिद्धांत, ठीक है। अब विकास का आधुनिकीकरण सिद्धांत क्या है, इसको ध्यान से समझिए। क्या बातें कैसे हैं सारी आपको समझ में आएंगी। काफ़ी इजी है ये वाला टॉपिक। विकास का आधुनिकीकरण सिद्धांत परंपरागत समाजों के आधुनिक समाजों में परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रस्तुत करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सामाजिक विज्ञान में आधुनिकीकरण के सिद्धांत का बोलबाला हो रहा था, और 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति पर एक बार फिर फ्रांसिस फुकुयामा की घोषणा ने इस सिद्धांत को प्रभुत्वशाली स्थिति प्रदान की। देखिए दोस्तों, विकास का जो आधुनिकीकरण सिद्धांत है ये इस रूप में सामने आया कि जो परंपरागत पहले जो समाज थे, जो पहले पुराने जो समाज थे, वो किस तरह से आधुनिक समाज में परिवर्तित हो रहे थे, उसी को व्यक्त करने के लिए, उसी प्रक्रिया को बताने के लिए विकास का आधुनिकीकरण सिद्धांत सामने रखा गया। अलग अलग विद्वानों ने इसके पक्ष में कई सारी बातें की, इसे पेश किया, इसमें कई सारी चीज़ों का समावेश किया गया। तो यहाँ तक आपको विकास का आधुनिकीकरण सिद्धांत हल्का समझ में आ गया होगा कि ये यही है कि ये बता रहा है कि किस तरह से पुराने समाज नए समाज में परिवर्तित हो रहे थे, किस तरह से मॉडर्निटी सामने आ रही थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर हम बात करें तो ये जो आधुनिकीकरण का सिद्धांत था ये काफ़ी प्रमुख बन चुका था, एक प्रमुख सिद्धांत के रूप में सामने आया था। इसके बाद जब शीत युद्ध का अंत हुआ, जब शीत युद्ध पूरी तरह खत्म हो गया, समाप्त हो गया, तो जो प्रमुख विद्वान थे, अमेरिकी विद्वान फ्रांसिस फुकुयामा, इन्होंने घोषणा की इस सिद्धांत की, जिससे कि ये जो सिद्धांत था वो और भी मजबूती से पूरे विश्व में पेश हुआ। आप बात को समझिए। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सिद्धांत काफ़ी मजबूती से सामने था विश्व में, लेकिन जब शीत युद्ध की समाप्ति हो गई तो और भी ज़्यादा प्रभुत्वशाली रूप में ये सिद्धांत सामने आया, ठीक है। आधुनिकीकरण सिद्धांत के अनुसार परंपरागत समाजों का विकास तभी हो सकता है जब वे आधुनिक प्रणालियों को अपनाएं। अब ये जो सिद्धांत है ना, इस सिद्धांत के अंतर्गत ये वाली बात भी कही गई कि आधुनिकीकरण सिद्धांत कहता है, जो मॉडर्नाइजेशन का ये जो सिद्धांत है वो कह रहा है कि जो परंपरागत सिद्धांत है, जो पुराना समाज है, परंपरागत जो समाज है, उसका विकास तभी हो सकता है जब वो आधुनिक प्रणालियों को अपनाएं। कुछ आधुनिक प्रणालियां हैं, कुछ आधुनिक चीज़ें हैं, जब आप उसको अपनाओगे तभी आपका जो समाज है, पुराना समाज, वो तभी आधुनिक या विकास कर पाएगा। मैक्स वेबर और टेलकॉट पार्सन्स के लेखन का आधुनिकीकरण सिद्धांत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। मैक्स वेबर ने आधुनिकीकरण सिद्धांत की व्याख्या परंपरागत ग्रामीण एवं कृषि समाज के धर्मनिरपेक्ष शहरी व औद्योगिक समाज के रूपांतरण के संदर्भ में किया है। देखिए दोस्तों, मैक्स वेबर हो गए, टेलकॉट पार्सन्स हो गए, तो इनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान था आधुनिकीकरण सिद्धांत में। अब जैसे कि मैक्स वेबर की मैं बात करूं तो मैक्स वेबर ने कहा कि जो आधुनिकीकरण की व्याख्या करते हुए, आधुनिकीकरण को बताते हुए, मैक्स वेबर ने कहा कि जब जो परंपरागत ग्रामीण और जो कृषि वाला जो समाज था, जब वो एक धर्मनिरपेक्ष समाज में बन जाए, एक शहरी समाज में परिवर्तित हो जाए, औद्योगिक समाज में परिवर्तित हो जाए, तो यही है औद्योगिकरण सिद्धांत। आधुनिकीकरण सिद्धांत यही है जब एक ग्रामीण समाज आधुनिक शहरी राज्य के रूप में बदल जाता है, तो यही होता है आधुनिकीकरण का सिद्धांत। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना कई सारे विद्वानों के नाम आते हैं, टेलकॉट, पार्सन, मैक्स वेबर। तो ये जो DOSOL वगैरह के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। रेगुलर वालों के लिए तो यूज़फुल हैं, क्यों? क्योंकि भाई उन्हें काफ़ी गहराई से पढ़ना पड़ता है, तो आपके लिए तो याद करने ज़रूरी हैं, ठीक है। आपकी अगर प्रेजेंटेशन वगैरह स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में अगर आपकी प्रेजेंटेशन होती तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, क्योंकि आपको वहाँ पे सारी बातें बतानी है। और यहाँ पे SOL बच्चों के लिए भी यूज़फुल है, तो वो किस तरह से यूज़फुल है, तो यहाँ पे देखो, अब आपके ना इंटरनल एग्ज़ाम भी होते हैं। अब इंटरनल एग्ज़ाम मैक्सिमम जो हो रहे हैं अभी तक, जो देखा जा रहा है SOL में, वो इंटरनल एग्ज़ाम ऑनलाइन माध्यम से हो रहे हैं और MCQ के रूप में होते हैं, ठीक है, MCQ के रूप में होते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो ऐसे दार्शनिकों के नाम ही आपको दे देते हैं, आपको 4 नाम दे देंगे कि बताइए इन चारों में से जो किसने आधुनिकीकरण की व्याख्या करते हुए कहा था, ये वाली लाइन कही थी। तो बस आपको अगर हल्का सा पता होगा तो आप ये वाला आंसर चूज़ कर लेंगे।
कहने का मतलब ये है कि जब हम थोड़ा दार्शनिकों के नाम वगैरह के साथ सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा हमें ऑकवर्ड लगता है, थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन ये ऑथेंटिक चीज़ है, ये आपके पूरी तरह काम आने वाली है। आई होप आप बात समझ रहे होंगे मेरी। इसी प्रकार वॉल्ट रोस्टोव को भी आधुनिकीकरण के सिद्धांत के निर्माण में एक सर्वाधिक प्रभावकारी विचारक माना जाता है। अपनी पुस्तक द स्ट्रेटजीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ए नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उन्होंने विकास के चरणों की संकल्पना को स्पष्ट किया है। अब देखिए यहाँ पे एक वॉल्ट रोस्टोव हैं, तो इन्होंने भी अपनी एक किताब है, इनकी किताब थी, उसमें इन्होंने आधुनिकीकरण का जो सिद्धांत है इसके बारे में कई सारी बातें कही हैं, इसके बारे में उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको सामान्य बातें समझ में आ गई। ये सामान्य बातें थी, हल्की हल्की आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, विकास का आधुनिकीकरण सिद्धांत हम यहाँ पे समझ रहे हैं। अब हम यहाँ पे जो रोस्टोव, अभी हमने जिस दार्शनिक की बात की थी रोस्टोव की, अब उन्होंने ही काफ़ी डिटेल में इसको समझाने के का प्रयास करते हुए कहा है कि हर समाज को विकास के निम्नलिखित 5 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। रोस्टोव ने कहा है कि जितने भी समाज है ना, हम उनको विकास के 5 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। मतलब ये है कि जो आधुनिक राष्ट्र बनने की जो प्रक्रिया है उसमें ये 5 चरण होते हैं। तो आधुनिकीकरण सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने एक तरह से 5 चरण बताए हैं। अब वो क्या हैं उसको एक एक करके हम समझ लेते हैं। तो पहला जो चरण है वो है, पहला जो चरण कह लो या समाज कह लो, वो है परंपरागत समाज, ट्रेडिशनल सोसाइटी। वर्ड से ही बिल्कुल सिंपल है यार कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है, मतलब जो पुराना समाज होता है। पुराना समाज कैसा होगा? पुराना समाज वही होगा जो कृषि के ऊपर आधारित हो, श्रम के ऊपर आधारित हो, वैज्ञानिक जो तरीके हैं, तौर तरीके, वैज्ञानिक जो विचार है वो कम हो, है ना। लोग वैज्ञानिक चीज़ों पर कम विश्वास करें या वैज्ञानिक चीज़ों का अभाव हो, यही होता है परंपरागत समाज। तो ये प्रारंभिक शुरुआती अवस्था थी समाज की। यह आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था है जहां अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होती है। आजीविका का जो साधन होता है वो कृषि होती है। पैसे कमाने का जो साधन था वो कृषि थी, श्रम था कि शारीरिक बल के आधार पर पैसा कमाया जाता था, और वैज्ञानिक प्रवृत्तियों का अभाव था। ठीक है, रोस्टोव का कहना है कि एक परंपरागत समाज वह होता है जिसकी संरचना का विकास सीमित उत्पादक गतिविधियों के भीतर होता है। मतलब एक परंपरागत समाज वही होता है इनके अकॉर्डिंग कि जहाँ पर सीमित गतिविधियाँ होती हैं। भाग्यवाद, भाग्यवाद मतलब लोग भाग्यवादी थोड़ा ज़्यादा होते हैं। लोग अपनी किस्मत पर ज़्यादा थोड़ा विश्वास करते हैं, मेहनत से या कुछ नया क्रिएट करने से सब पहले वो भाग्यवादी भी होते हैं थोड़ा परंपरागत समाज में। तो ये था परंपरागत समाज। इसके साथ ही कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं रोस्टोव ने, जैसे कि जो चीनी राजवंश था पहले, मध्य पूर्वी जो सभ्यताएं थी, जो मध्य युग का जो यूरोप था, वो पहले परंपरागत समाज की श्रेणी में ही आते हैं। ठीक है, मतलब मध्ययुगीन जो यूरोप है तो आप उसको भी परंपरागत समाज में रख सकते हो। इसके साथ ही दूसरा जो यहाँ पे चरण है, समाज है, वो है औद्योगिक विकास के पूर्व की दशाओं की अवस्था। अब ये क्या है? तो इस अवस्था में समाज में परिवर्तन की भावना उत्पन्न होती है। इसमें आर्थिक विकास से पूर्व की तैयारी प्रारंभ हो जाती है। इस समय सामाजिक और आर्थिक आधारभूत संरचना का विकास प्रारंभ होता है। नई औद्योगिक तकनीक और आधुनिक विज्ञान को अपनाने की इच्छा होती है ताकि हरासमान प्रतिफल से बचा जा सके। अब ये जो अवस्था है वो आर्थिक विकास से पहले की अवस्था है। देखो ये जो अवस्था है वो आर्थिक विकास से पूर्व की तैयारी यहाँ पे आपको दिखाई देगी। मतलब इस वाली अवस्था में अब लोगों की इच्छा होती है कि उन्हें नई तकनीक का उपयोग करना है, अपने समाज में, अपने देश में नई औद्योगिक तकनीक को अपनाना है, आधुनिक बनना है। तो ऐसी इच्छा लोगों में जागृत होती है, तो फिर लोग कई सारे तरह के परिवर्तन करने के लिए तैयार होते हैं। तो इस तरह से जो आर्थिक विकास की शुरुआत होने वाली, जो औद्योगिक विकास या आर्थिक विकास की जो शुरुआत है, उससे थोड़ी पहले की अवस्था है ये। इसमें धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू होता है, स्पेशली भावनात्मक स्तर पर। इसके बाद तीसरा है आर्थिक उत्थान, मतलब आर्थिक विकास। आर्थिक उत्थान की अवस्था तीव्र विकास की अल्प अवधि है। मतलब ये कि आर्थिक उत्थान की अवस्था में विकास शुरू हो जाता है, लेकिन ये अभी छोटा है, ये बड़े पैमाने पर विकास नहीं हो रहा है, ये अल्प अवधि वाला है। मतलब ये कि अब ये जो तेजी से आर्थिक विकास होने वाला है, इसकी शुरुआती जो अवस्था होती है वो होती है आर्थिक उत्थान की अवस्था। इसमें विकास शुरू हो जाता है। आर्थिक उत्थान के दौरान नए उद्योगों का तेजी से विस्तार होता है, नए उद्योग लगाए जाते हैं, लाभ उत्पन्न होता है, लाभ कमाया जाता है, और ये जो लाभ होता है, जो प्रॉफिट कमाया गया उसको दोबारा से पुनः किसी नई संरचना में निवेश कर दिया जाता है। देखिए जो प्रॉफिट होता है इस वाली अवस्था में लोगों को या समाज फिर उसे
कहीं और नई चीज़ में फिर इन्वेस्ट कर देता है और निवेश कमाने के लिए, और बदले में ये नए उद्योग अपने तेजी से विस्तार के लिए फैक्ट्री मजदूरों, सहायक सेवाओं और अन्य उत्पादित वस्तुओं की ज़रूरतों के कारण शहरी क्षेत्रों व अन्य आधुनिक औद्योगिक संयंत्रों में अधिक विस्तार को प्रोत्साहन देते हैं। मतलब अब शहरों का जो शहर हैं, औद्योगिक संयंत्र, मशीनें वगैरह हैं, इनको ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है इस अवस्था में। इसके बाद की एक अवस्था है आर्थिक वयस्कता की अवस्था, ड्राइव टू मैच्योरिटी। रोस्टोव के अनुसार इस अवस्था को प्राप्त करने में काफ़ी लंबा समय लगता है। इस अवस्था में जीवन स्तर ऊपर उठता है, तकनीक का प्रयोग बढ़ता है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का भी संपूर्ण विकास होता है। औपचारिक रूप से हम वयस्कता को एक ऐसे चरण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसमें विकास की प्रक्रिया सभी आर्थिक क्रियाकलापों में तीव्र होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के उद्योगों में आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने लगता है। अब देखिए दोस्तों, पहली जो तीसरी वाली अवस्था में उद्योग वगैरह लगा दिए जाते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए का प्रयास जारी रहता है, शहर वगैरह बढ़ते रहते हैं। और ये जो चौथी अवस्था है, इसमें ये अवस्था थोड़ी लेट आती है, लेकिन इसमें विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इसमें जो राष्ट्रीय देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो काफ़ी तीव्र गति से विकास करती है, लोगों का जो जीवन स्तर होता है वो ऊपर उठता है, लोग अब थोड़ा कंफर्ट में रहने लगते हैं। मतलब कई सारी जो जीवन स्तर जो जो पहले लोग कमी में जी रहे थे, अब वो थोड़ा संसाधन उनके पास आ जाते हैं, तकनीक का जो प्रयोग है वो काफ़ी बढ़ता है, जो नई आधुनिक जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, उसको उद्योगों में शामिल करने का प्रयास किया जाता है इस वाली अवस्था में। इसके बाद है आधिकारिक उपभोग की अवस्था, ये पांचवी अवस्था है, ठीक है, लास्ट अवस्था है आधिकारिक उपभोग की अवस्था, हाई कंजप्शन। देखिए, एज ऑफ हाई मास कंजप्शन, आज आप यूएसए वगैरह में देखेंगे उपभोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। रोस्तोव के अनुसार यह विकास का अंतिम चरण है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसा देश इस अवस्था में पहुंच चुका है। इस चरण में पहुंचने के बाद समाज स्तर आर्थिक विकास और शासन की ओर अपना रुख कर रहे हैं। इस अवस्था में आर्थिक समृद्धि, सामाजिक कल्याण और सुरक्षा पर भी बल देती है। इस अवस्था में एक कल्याणकारी राज्य के उदय की भी अपेक्षा की जाती है। कहने का मतलब दोस्तों ये अंतिम अवस्था होती है, नॉर्मली ये अंतिम अवस्था है। इसमें क्या है, जैसे कि आप देखोगे एक इंसान विकास के जब पूरी तरह विकास पर पहुंच जाता है तब ये अवस्था आती है, और इसमें फिर स्थिर विकास आर्थिक विकास होता है। आर्थिक विकास स्थिर का मतलब यह है कि एक ऊंचाई तक आर्थिक विकास हो चुका है तो अब वो बना रहता है, वो नीचे नहीं जाता, ना ही बहुत तेजी से और ऊपर जाता है, क्योंकि वो एक ऊंचाई पर पहुंच चुका है तो वो स्थिर है। ठीक है, एक ऊंचाई पर रहते हुए वो स्थिर विकास होता रहता है। ऐसे आप ग्राफ को समझ सकते हैं कि पहले ग्राफ ऊपर गया और जब एक हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंच गया तो इससे ज़्यादा तेजी से ऊपर ना जाते हुए धीरे धीरे बहुत ऐसे स्थिर के रूप में आपको हल्का दिखाई देगा, हल्का ऊंचा भी दिखाई देगा, लेकिन स्थिरता दिखाई देगी। ऐसा नहीं होगा कि ये ग्राफ नीचे आ जाए, पूरी तरह गरीब हो जाए समाज, ऐसा नहीं होगा, एक स्थिरता दिखाई देगी। और अब ऐसे समाज में जो सरकार है, एक कल्याणकारी राज्य की भी अपेक्षा की जाएगी, क्योंकि सरकार के पास भी काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, तो सरकार भी कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य करने का प्रयास करती है। सरकार भी लोगों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का प्रयास करती है इस समाज में। अब ऐसे में जो सुरक्षा है, जो सामाजिक कल्याण है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इस अवस्था में। देखिए दोस्तों, ये जो संयुक्त राष्ट्र जैसे ये जो देश हैं, ये उस अवस्था तक पहुंच चुके हैं, ये इनका एक एग्जाम्पल है। तो इस तरह आप देख सकते हैं ये जो पांचवी अवस्था है, ये पूरी विकसित अवस्था भी आप कह सकते हैं इसे, जैसे जो विकसित देश हैं वहाँ पर ये आपको आराम से दिखाई देगी। रोस्तोव के अनुसार परिवर्तन की प्रक्रिया सरल और आत्मनिर्भरतापूर्ण है। आर्थिक विकास को विकास के 5 स्तरीय मॉडल द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उनका कहना है कि सभी समाजों को आर्थिक विकास के इन 5 अवस्थाओं में से किसी एक अवस्था में रखा जा सकता है। देखो दोस्तों, रोस्तोव कहते हैं ये जो प्रक्रिया है परिवर्तन की, ये आसान एक नॉर्मली एक प्रक्रिया है और ये आत्मनिर्भरतापूर्ण प्रक्रिया है। आत्मनिर्भरतापूर्ण प्रक्रिया का मतलब है कि हर समाज अपने अकॉर्डिंग अपने आप को विकास की ओर ले जा सकता है, उस पर किसी बाहर का कोई नियंत्रण नहीं होता। इनकी प्रक्रिया का यही कहने का मतलब है। ठीक है, आर्थिक विकास जो है यहाँ पे इन्होंने कहा उसे हम 5 स्तरीय मॉडल के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। ये 5 चरण है, इसी से हम प्राप्त कर सकते हैं, और हर एक चरण में हर एक देश के समाज को रखा जा सकता है, ऐसा रोस्तोव ने कहा। तो इस तरह आप देख सकते हैं ये सारी बातें रोस्तोव ने आधुनिकीकरण जो विकास का ये जो सिद्धांत था, इसके अंतर्गत सारी बातें कही थी। और ये पूरा का पूरा ये जो आधुनिक सिद्धांत है, आधुनिकीकरण का ये जो सिद्धांत है, वो साफ तौर पर आपको पश्चिमी जगत से प्रेरित दिखाई देगा ना,
क्योंकि सारी चीज़ें पश्चिमी जगत पर लागू हो रही हैं। एक समय ऐसा था जब पश्चिमी समाज पूरी तरह पिछड़ा हुआ था, और आज हम देखते हैं कि पश्चिमी समाज जो है वो पाँचवीं जो अवस्था है, वो जो पाँचवीं अवस्था है वहाँ तक पहुँच गया है। जैसे कि यूएसए हो गया, कई दूसरे यूरोपीय देश हैं, तो पूरी तरह ये एक यूरोपीय विचार के रूप में आपको दिखाई देता है। और इसी कारण से आधुनिकीकरण का जो सिद्धांत है, इसकी आलोचना भी की जाती है। दुनिया भर में हर जगह ऐसा नहीं है कि इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया हो, तो हर जगह इस सिद्धांत का स्वागत नहीं हुआ है। कई सारे आलोचक भी हैं इसके। ये सिद्धांत आंशिक रूप से पश्चिमी पूंजीवादी देशों की स्थिति को सही ठहराने के इरादे से बनाया गया। देखो, ये एक जो आलोचक हैं वो कहते हैं ये जो सिद्धांत है आधुनिकीकरण का, ये जो सिद्धांत है विकास का, ये जो आधुनिकीकरण का सिद्धांत है, ये जो पश्चिमी देश हैं उनकी पूंजीवादी जो स्थिति है उसको सही ठहराने का प्रयास है। आधुनिकीकरण ये जो है आधुनिकीकरण का ये जो सिद्धांत है वो पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करता है। मतलब जो पश्चिमी सभ्यता है वो देखो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ मतलब कैसे? जैसे कि अगर हम आज इस हिसाब से देखें तो आज हम देखेंगे कि भाई यूएसए तो भाई पाँचवीं अवस्था में पहुंच चुका है। ये हमें किसने बताया? पाँचवीं रोस्तोव ने अपने सिद्धांतों में हमें बताया ना कि यूएसए पाँचवीं अवस्था में है। या जो आधुनिक सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो तो यही कह रहे हैं कि जो पश्चिमी देश हैं या जो मतलब यूएसए यूरोपीय जो देश हैं ये अपनी एक जो उच्चतम जो सीमा है, उच्चतम जो चरण है विकास का, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो इस तरह ये दर्शाया जा रहा है कि ये जो पश्चिमी देश हैं वो तो ऊंचाई पर पहुँच चुके हैं, लेकिन जो दूसरा जो विश्व है, विश्व के जो दूसरे देश हैं वो पिछड़े हुए हैं, ये दर्शाया गया है यहाँ पर। तो ये ऐसा भी आलोचना की जाती है। निर्भरता सिद्धांत इसके द्वारा अल्प विकसित देशों के संसाधनों का दोहन करने के लिए आलोचना करता है। अब एक निर्भरता सिद्धांत भी, इसे आप आगे समझेंगे। तो निर्भरता सिद्धांत कहता है कि जो अल्प विकसित देश हैं इनकी दशा के लिए जिम्मेदार ये आधुनिक देश ही हैं, जो पश्चिमी देश हैं, जो आज हम आधुनिकीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत देखें जो विकसित हो चुके हैं पूरी तरह, जिनके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो ये इन्होंने दूसरे देशों का शोषण किया है और दूसरे देशों का शोषण कर रहे हैं, अल्प विकसित देशों का शोषण कर रहे हैं, इसीलिए ये आधुनिक बन पा रहे हैं। तो ऐसा ये आलोचना करता है इसकी। इसके साथ ही ये जो सिद्धांत है वो राज्य की अल्प विकसित स्थिति पर बाहरी तत्वों के प्रभाव को अनदेखा करता है। अब देखो, ये जो आधुनिकीकरण का ये जो सिद्धांत था ये कहता है कि जो समाज है वो अपने आप ही विकास की अवस्था की ओर ऐसे बढ़ते जाएंगे, उन पर किसी बाहरी तत्वों का प्रभाव नहीं होगा। लेकिन ऐसी बात गलत है, क्योंकि ये जो सिद्धांत है वो बाहरी तत्वों के प्रभाव को अनदेखा करता है, इसलिए भी इसकी आलोचना की जाती है। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर एक देश को आज के टाइम पर विकास करना है तो वो विश्व को कैसे इग्नोर कर सकता है? आज आप देखिए विश्व में कई सारी संस्थाएं हैं, जो संस्थाएं हैं प्रमुख संस्थाएं, उन पर बड़े बड़े देशों का ही प्रभाव है। और इस कारण से हम देखें तो कई सारे देशों के विकास को बड़े इन अमीर देशों के द्वारा, जो विकसित देश हैं उनके द्वारा कंट्रोल करने का भी प्रयास किया जाता है। तो इस तरह बाहरी तत्व भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आधुनिकीकरण सिद्धांत को समाज की स्थानीय संस्कृति के लिए एक खतरे के रूप में देखा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि ये जो आधुनिकीकरण का सिद्धांत है वो समाज की स्थानीय संस्कृति के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इस तरह आधुनिकीकरण के सिद्धांत की आलोचना की जाती है। तो इस तरह दोस्तों हमने पूरी तरह जो आधुनिकीकरण का आपका सिद्धांत था इसको भी अच्छे से कवर कर लिया। उम्मीद करता हूँ सारी बातें यहाँ तक आपको समझ में आई होंगी। तो विकास का आधुनिकीकरण का सिद्धांत आपको समझ में आ गया, इसकी आलोचना भी आपने देख ली, और अब हमें निर्भरता सिद्धांत को समझना है। निर्भरता सिद्धांत और जो दूसरा टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो प्लीज़ नेक्स्ट लेक्चर को भी आप ध्यान से देख लेना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया तो एक बार यही कहूँगा, वीडियो को एक बार दोबारा से देख लें, थोड़ी देर बाद देख लेना, लेकिन अगर आप देख लोगे दोबारा तो काफ़ी बेटर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।